नमस्कार। क्या आपको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है? ये कन्फ्यूजन हिंदी बेल्ट में अक्सर सुना जाता है कि लोगों को लगता है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, बट एक्चुअली हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश की तरह। हाँ, एक कोशिश ज़रूर हुई थी 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत इंटेंसली डिबेट कर रही थी कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। देश के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर और साहित्यकारों को का भी इसको सपोर्ट था। कांग्रेस क्योंकि एक हिंदी बेल्ट बेस्ड पार्टी थी तो कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही थी। पर ऐसे समय में एक नेता थे टीटी कृष्णमूर्ति, उन्होंने भरी संसद में सबको वार्निंग दी कि अगर हिंदी को पूरे इंडिया पे पुश किया गया तो इंडिया में एक और पार्टीशन हो सकता है। तो कांग्रेस को ये डिसाइड करना चाहिए कि तो उन्हें एक और पार्टीशन चाहिए या फिर हिंदी राष्ट्रभाषा। एक कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसमें 15 साल तक ये फॉर्मूला डाला गया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियली लिंक लैंग्वेज की तरह काम करेंगी और 15 साल बाद इस मुद्दे को वापस डिबेट किया जाएगा। 15 साल बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और इस 15 साल की डेडलाइन आ रही थी तो शास्त्री जी ने अपना प्रो हिंदी स्टैंस जनता के सामने रखना शुरू किया। इससे तमिलनाडु में बहुत बड़े प्रोटेस्ट चालू हो गए, सारे स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, रेल पटरियों में आग लगा दी गई। डीएमके जैसी पार्टी का इसको सपोर्ट मिला और 2 हफ्तों में ही 70 लोगों की जानें चली गई इस प्रोटेस्ट में। फिर संसद में फैसला हुआ कि इस पॉलिसी को अभी भी कंटिन्यू किया जाए, ये डुअल लैंग्वेज पॉलिसी, और कोई राष्ट्रभाषा बनाने का प्रावधान फिलहाल तो ना रखा जाए। आज भी यही पॉलिसी कंटिन्यूड है। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज भी हिस्ट्री वापस रिपीट की जा रही है। वापस तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ अपनी आवाज उठा दी है। नॉर्थ वर्सेस साउथ की ये पॉलिटिक्स वापस इग्नाइट हो चुकी है। यह आरोप लगाया गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत हिंदी को इंपोज किया जा रहा है तमिलनाडु पर, और 2000 करोड़ के एजुकेशन फंड को रोक दिया गया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट को आर्म ट्विस्ट करके ये हिंदी को इंप्लीमेंट करने के लिए। डीएमके ने बता दिया है कि उस लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। ये एक तमिल आइडेंटिटी पे वॉर है, और क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर का इतना इंटरफेरेंस भी उसे बर्दाश्त नहीं है। तमिलनाडु में एंटी हिंदी स्टैंस हिस्टोरिकल है क्योंकि वहाँ आर्यन थ्योरी काम करती है कि यहाँ के मूल निवासी द्रविडियन लोग हैं। आर्यन लोग नॉर्थ से आए हैं और अपना लैंग्वेज, कल्चर, फूड सब हम पे इम्पोज करना चाहते हैं और हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसी थ्योरी के तहत पेरियार ने शुरू में प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया था। सदा पॉलिटिक्स एंटी हिंदी रही है। डीएमके भी पहली बार पावर में इसी मूवमेंट के बाद आई थी और तब से आज तक द्रविडियन पार्टीज ही तमिलनाडु में पावर में है। बात भी एक तरह से सही है। कैसा लगेगा अगर यूपी या बिहार में तमिल कंपलसरी कर दी जाए, आपके बच्चे को तमिल सीखने को मजबूर किया जाए यूपी और बिहार में, तो आपको अपनी आइडेंटिटी पे वार लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। तो वैसा ही उन्हें भी लगता है। हम हिंदी भाषी भी एरोगेंस दिखाते हैं। हमको लगता है कि हिंदी भाषियों का ही देश भारत है और बाकी भाषा वाले तो यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो उन्हें हमारी जबान सीखनी चाहिए, हम उनकी क्यों सीखें। एमके स्टालिन ने यह भी बयान दिया है कि हिंदी 25 रीजनल लैंग्वेज जैसे अवधी, मगही, इन जैसे लैंग्वेज को ऑलरेडी गॉबल अप कर चुकी है और धीरे धीरे तमिल का भी यही हाल होगा। खैर, ये आरोप डिबेटेबल है क्योंकि लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन भी होता रहा है आज के ज़माने में। खैर, अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शन है और ये मुद्दा डेफिनेटली इस इलेक्शन को हीट अप करेगा। बीजेपी अपने कैडर को मोबिलाइज करेगी और एंटी हिंदी के नाम पे द्रविडियन पार्टीज एक हो जाएंगी। लैंग्वेज हमेशा से एक इमोटिव मुद्दा रहा है। आपने कर्नाटका में कन्नड़ा लोगों के प्रोटेस्ट देखे होंगे, महाराष्ट्र में मराठी के प्रति आकर्षण देखा होगा। तो एक लैंग्वेज एक इमोटिव मुद्दा है जिसमें जनता बहुत जल्दी इमोशनली चार्ज हो जाती है और एक्सोडस जैसी कंडीशंस भी क्रिएट हुई है भारत में। पर बात सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, और भी मुद्दे हैं जिनकी वजह से नॉर्थ वर्सेस साउथ का गुस्सा बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का अर्थ है कि जितनी जनसंख्या उतने एमपी पार्लियामेंट में जाएंगे। फिलहाल 1971 के सेंसस के हिसाब से एमपीज के सीट्स बांटे गए हैं, जैसे यूपी को 80 सीटें हैं जबकि झारखंड को केवल 14। तो ये पॉपुलेशन के बेस पे नंबर ऑफ सीट्स डिसाइडेड है। तो 1971 के बाद ये 2000 में रिवाइज होना था, पर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने इसको 2025 की ओर पुश कर दिया था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये था कि जो साउथ के स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल एक्चुअली में किया और नॉर्थ के स्टेट्स नहीं कर पाए, तो अगर ज़्यादा एमपी नॉर्थ को दे दिए जाएं और साउथ के एमपी उतने ही रह जाएंगे तो ये तो पनिश करना हुआ।
एक अच्छी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए साउथ के स्टेट्स को पनिश किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन घटा दिया जाएगा, उनका पावर में से कम कर दिया जाएगा। तो इसी के वजह से इसको 25 साल आगे पुश कर दिया गया था, मगर अब वापस समय आ गया है कि डीलिमिटेशन पर चर्चा हो रही है। तो अगर फिलहाल की पॉपुलेशन पे वापस डीलिमिटेशन किया जाए तो साउथ स्टेट्स का जो सीट का परसेंटेज है वो 24 से घटकर 19.6 हो जाएगा, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी जैसे स्टेट्स जो ऑलरेडी 32% एमपी भेजते हैं वो 40% एमपी भेजने लगेंगे। ऐसे में फिर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए दिल्ली में केवल नॉर्थ का ही सपोर्ट लगेगा, साउथ तो मैटर ही नहीं करेगा। तो क्या जरूरत है साउथ में कैंपेन करने की? फिर नॉर्थ बेस्ड पार्टियां अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगी और साउथ पर उनको इंपोज किया जाएगा। यही डर साउथ के नेताओं को सता रहा है। तीसरा मुद्दा है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का। इसके वजह से भी नॉर्थ वर्सेस साउथ में टेंशन बढ़ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि साउथ स्टेट्स की पॉपुलेशन 19% है, लेकिन वो जीडीपी को 31% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आंकड़ा भी समझिए कि अगर 1 रुपया कमाकर तमिलनाडु सेंटर को देता है तो उसे वापस सिर्फ 29 पैसे मिलते हैं अपने स्टेट पे खर्च करने के लिए, जबकि यूपी में ये आंकड़ा ये है कि अगर 1 रुपया यूपी कमाकर सेंटर को देता है तो उसे 2 रुपये 71 पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, और बिहार को 7 रुपये से ज़्यादा मिलते हैं अपने स्टेट में खर्च करने के लिए। तो जो भी टैक्स कलेक्ट करती हैं स्टेट्स, उसका एक हिस्सा सेंटर के पास जमा कर दिया जाता है। इसको पूल ऑफ फंड कहते हैं। इस पूल ऑफ फंड में से 59% सेंटर खुद रख लेती है, क्योंकि उसके पास बड़े खर्चे हैं, डिफेंस है, सेंट्रल स्कीम्स हैं, बहुत सारे खर्चे सेंटर के पास हैं। तो ये बचा हुआ 41% बाकी स्टेट्स में बांट दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार। फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला लगाती है जिसके अनुसार कुछ फैक्टर्स पर यह बंटवारा होता है। सबसे पहला फैक्टर है इनकम डिस्टेंस, मतलब जितना जो स्टेट गरीब होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। दूसरा फैक्टर है साइज, जितना जो स्टेट बड़ा होगा उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तीसरा फैक्टर है पॉपुलेशन, जो स्टेट जितना पॉपुलस होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। इन तीनों फैक्टर्स में साउथ खुद को पनिश फील करता है। उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमने हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स की अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, हमारा मैन पावर लायक बना, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट क्रिएट किया, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, उसके वजह से आज हमारी हालत अच्छी है। अब हम अमीर हो गए तो ये हमारी गलती है, हमें कम पैसा मिलेगा। हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ये हमारी गलती है तो हमें कम पैसा मिलेगा। हमारी स्टेट्स का साइज छोटा है तो हमें कम पैसा मिलेगा। तो फिर हम कब तक नॉर्थ के स्टेट्स को सब्सिडाइज करते रहे उनकी ग्रोथ के लिए? ये बात सही है कि जो राज्य गरीब हैं वहां ज्यादा पैसा खर्च होगा। ये बात भी सही है कि नॉर्थ का मैन पावर और लेबर ही साउथ के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। बट इनका यह कहना है कि हम एक ब्लैक होल में पैसा पंप कर रहे हैं, जहां करप्शन के वजह से डेवलपमेंट की दर इतनी स्लो है कि ऐसे तो सालों लग जाएंगे और हमारा पैसा यूं ही बर्बाद होता जाएगा। तो ये साउथ के स्टेट्स इसीलिए गुस्सा है कि तुम हम पर कल्चर भी इंपोज करो, लैंग्वेज भी इंपोज करो, तुम हमें हमारा पैसा भी ले लो और तुम हमें पार्लियामेंट में फिर सीट्स भी हमारी कम कर दो। तो हमें क्या मिल रहा है इस देश का पार्ट होकर? हम तो सिर्फ दे ही रहे हैं। इसी बात को लेकर 5 मार्च को स्टालिन ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लिमिटेशन को 30 साल आगे और पुश कर दिया जाए, साउथ की स्टेट्स को ना पनिश किया जाए। तो AIADMK और DMK इस बात पे अग्री हो गए, मेन ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी। उन्होंने साउथ के सारे MPs का एक कोऑर्डिनेशन कमिटी भी बनाया है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाएगा डिलिमिटेशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन और लैंग्वेज पॉलिसी सारे के लिए। अगले 1-2 साल में ये जो मुद्दे हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा हीटअप होने वाले मुद्दे हैं, तो इन पर बात करना ज़रूरी है। ये बात सही है कि गरीब राज्यों को ज़्यादा पैसे चाहिए, बट साथ में एक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जब सब लोग मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सारे पैसे का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। पर ये जो 3 मुद्दे हैं, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ के आइडेंटिटी के फॉल्ट लाइन को फ्लेयर अप करने के लिए काफी है। एक बार अगर अस वर्सेस देम छिड़ गया तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। शायद वक्त सही है वापस TT कृष्णमाचारी की बात को ध्यान रखना कि वो ये नहीं कह रहे थे कि हम धमकी दे रहे हैं भारत से अलग होने की, बट एक सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर भारत की डाइवर्सिटी और उसके डिफरेंट नीड्स का ख्याल नहीं रखा गया तो भारत को एक रखना मुश्किल होगा। नेशनलिज्म के नाम पर यूनिफॉर्मिटी इंपोज करना कहां तक की समझदारी है? पाकिस्तान ने भी यही कोशिश की थी जब उर्दू इंपोज करने की कोशिश की उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर। प्राउड बंगालियों ने रिटेलिएट किया और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर हमें क्यों नहीं हिस्ट्री से सीख लेने की जरूरत है? क्या बिगड़ जाएगा अगर तमिलनाडु का कोई बच्चा हिंदी नहीं सीखेगा या तेलंगाना का कोई बच्चा हिंदी नहीं सीखेगा? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो सारी पढ़ाई, सारे स्किल्स, सारी नॉलेज तो इंग्लिश में बसी है। एस्पिरेशन लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो लिंक लैंग्वेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हिंदी को पुश करने का क्या औचित्य है?
ज़रूरत है कंसेंसस बिल्डिंग की, एक ऑल पार्टी मीटिंग की जाए जहां पे ओपनली सदन लीडर्स के मुद्दों को सुना जाए, ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन किया जाए। ये छुप छुप कर प्रोग्रेस करने की क्या राजनीति है? ये गंभीर मुद्दे हैं, इस पे एक ओपन और सीरियस बहस की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और ये बड़े मुद्दे जिनमें पोटेंशियल है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का, वो ईमानदारी और समझदारी से हैंडल किए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।